आज है 1 जून और दिन है सोमवार। यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो 25 समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बड़े पैमाने पर तबादले। यूपी को 4 साल बाद मिल सकता है अस्थायी डीजीपी। काले नाले में बदलती जा रही है आगरा की यमुना। सूर्या हत्याकांड में नया खुलासा, आरोपी के पिता गिरफ्तार। और आरसीबी बनी आईपीएल 2026 चैंपियन। वैभव सूर्यवंशी ने जीता ऑरेंज कैप। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 30 बीएसए और 28 डीआईओ समेत कई अफसर बदले। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। पिछले 48 घंटों में 30 बेसिक शिक्षा अधिकारियों, 21 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, 28 जिला विद्यालय निरीक्षकों समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। इसके अलावा आबकारी विभाग, जेल प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और विश्वविद्यालयों में भी तबादला आदेश जारी हुए हैं। सरकार का कहना है कि बेहतर प्रशासन, जवाबदेही और कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। यूपी में शिशु टीकाकरण ने लगाई बड़ी छलांग, 81.4% तक पहुंचा कवरेज। उत्तर प्रदेश में शिशु टीकाकरण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 माह के बच्चों को पूर्ण टीकाकरण कवरेज 69.9% से बढ़कर 81.4% हो गया है। यह टीके बच्चों को पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और न्यूमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस उपलब्धि का श्रेय अभिभावकों की जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों तक चलाए गए विशेष टीकाकरण अभियानों को दिया। यूपी को 4 साल बाद मिल सकता है अस्थायी डीजीपी, राजीव कृष्ण के नाम पर मुहर। उत्तर प्रदेश को 4 वर्षों बाद पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक मिलने की राह साफ होती दिख रही है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण के नाम पर योगी सरकार की मुहर लगने की चर्चा है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भेजे गए पैनल पर विचार विमर्श के बाद अब औपचारिक आदेश का इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में यूपीएससी में हुई बैठक में प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों ने भी भाग लिया। यदि नियुक्ति होती है तो उत्तर प्रदेश को लंबे समय के बाद अस्थायी नेतृत्व वाला पुलिस प्रमुख मिलेगा। हर मंगलवार होगा कौशल समाधान दिवस, अधिकारी सुनेंगे युवाओं की समस्याएं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने युवाओं और प्रशिक्षण संस्थानों की समस्याओं के समाधान के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब प्रत्येक मंगलवार को लखनऊ स्थित मिशन मुख्यालय में कौशल समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्रशिक्षण ले रहे युवा, ट्रेनिंग पार्टनर और अन्य हितधारक अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। भुगतान में देरी, प्रशिक्षण संबंधी समस्याएं, प्रशासनिक मुद्दों पर समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। मिशन निदेशक पुलकित खरे के नेतृत्व में शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और युवाओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। एशियन गेम्स की तैयारी, लखनऊ में 150 पहलवानों के ट्रायल शुरू। लखनऊ के स्थित साई सेंटर में एशियाई खेलों की तैयारी को लेकर कुश्ती ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। इन ट्रायल में ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत सहित करीब 150 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। चयनित खिलाड़ी जापान में होने वाली आगामी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा रहा है। खेल प्रेमियों की नज़रें इन मुकाबलों पर टिकी है क्योंकि यहीं से भारत की अगली बड़ी कुश्ती टीम का चयन होना है। बिजली संकट से निपटने के लिए फिर होगी संविदा कर्मियों की भर्ती। उत्तर प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट और फॉल्ट सुधार में हो रही देरी को देखते हुए बिजली कंपनियों ने संविदा कर्मचारियों की भर्ती का फैसला लिया है। गर्मियों से पहले बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों की छंटनी कर दी गई थी, जिसके बाद कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने में ज़्यादा समय लगने लगा। अब जोनवार ज़रूरत का आकलन कर कुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग का कहना है कि अतिरिक्त तकनीकी स्टाफ मिलने से फॉल्ट जल्दी ठीक होंगे, उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ग्राम प्रधान बने प्रशासक, नए कामों के लिए लेनी होगी डीएम की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी के बीच ग्राम प्रधानों को पहली बार प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशासक बने ग्राम प्रधान पुराने विकास कार्यों का भुगतान कर सकेंगे, लेकिन नए कार्य शुरू करने से पहले उन्हें जिला अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। प्रदेश के 57,000 से अधिक निर्वर्तमान ग्राम प्रधानों को यह जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का कहना है कि पंचायत व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखने और विकास कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। गोरखपुर से दिल्ली मुंबई रूट पर दौड़ेगी अमृत भारत ट्रेन, यात्रियों को राहत। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के लिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूर्वोत्तर रेलवे को अमृत भारत ट्रेन की नई रेक मिली है, जिन्हें
गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई रूट पर चलाने की तैयारी है। कम किराया और आधुनिक सुविधाओं वाली यह ट्रेन लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी राहत देगी। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के लिए टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में मुंबई रूट पर भारी भीड़ रहती है। ऐसे में नई ट्रेन शुरू होने से यात्रियों की परेशानी कम होने की उम्मीद है। अयोध्या में चला महास्वच्छता अभियान, 50,000 लोगों ने लिया संकल्प। रामनगरी अयोध्या में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे हर घर एक रविवार गंदगी पर प्रहार अभियान को व्यापक जन समर्थन मिला है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने स्वयं सड़क पर उतरकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। नगर निगम के अनुसार 50,000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन संकल्प लेकर स्वच्छता अभियान से जुड़ने की इच्छा जताई है। शहर के 400 से अधिक स्थानों पर सामूहिक सफाई कार्यक्रम आयोजित किए गए। डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, व्यापारी और आम नागरिकों की भागीदारी ने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दे दिया है। बारात और पिकनिक के लिए किराए पर मिलेंगी रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने शादी, बारात और पारिवारिक पिकनिक के लिए इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग सुविधा शुरू की है। आधुनिक वातानुकूलित बसें 12 घंटों के लिए किराए पर उपलब्ध होंगी, जिसके लिए 17,784 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। फिलहाल चार्जिंग स्टेशनों की सीमित उपलब्धता के कारण एक बुकिंग में बस केवल 180 किलोमीटर तक चल सकेगी। बसों में आरामदायक सीटें और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इससे पहले रोडवेज बसों की 24 घंटों की बुकिंग लगभग 27,000 में होती थी। नई व्यवस्था यात्रियों के लिए किफ़ायती विकल्प मानी जा रही है। आगरा की यमुना पर संकट, काले नाले में बदलती जा रही है जीवनदायिनी नदी। कभी आगरा की पहचान रही यमुना नदी आज गंभीर प्रदूषण की मार झेल रही है। इतिहासकारों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि फैक्ट्रियों के रासायनिक अपशिष्ट, सीवर के गंदे पानी और मानवीय लापरवाही ने नदी की स्थिति बेहद खराब कर दी है। कभी साफ और चमकदार दिखाई देने वाली यमुना अब कई स्थानों पर काले नाले जैसी नजर आती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां यमुना को केवल इतिहास और किताबों में ही देख पाएंगी। लखनऊ में दिन में छाया अंधेरा, तेज आंधी और बारिश से मिली राहत। लखनऊ और आसपास के जिलों में रविवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं, काले बादलों और गरज चमक के साथ हुई झमाझम बारिश से दिन में ही अंधेरा छा गया। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवा और वर्षा की संभावना जताई थी। लगातार दूसरे दिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे राजधानी और आसपास के क्षेत्रों का मौसम सुहावना हो गया। 2027 चुनाव से पहले सियासत गर्म, भाजपा विधायक के बयान पर अखिलेश का पलटवार। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है। भाजपा विधायक के एक वायरल बयान को लेकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा लेती है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में लोग भाजपा की राजनीतिक रणनीतियों को नाकाम कर देंगे। गोमांस तस्करी केस में 168 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी कुर्क, प्रशासन का बड़ा एक्शन। जालौन में गोमांस तस्करी के एक बड़े मामले में प्रशासन ने गैंगस्टर अतीक अहमद की 168 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। जांच में सामने आए साक्ष्य और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह कार्रवाई की है। मामला 2024 में पकड़े गए एक कंटेनर से जुड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ था। प्रयोगशाला जाँच में उसके गोमांस होने की पुष्टि हुई थी। प्रशासन इस कार्रवाई को संगठित अपराध और अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मान रहा है। गिरफ्तारी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट सख्त, आरोपी की रिहाई के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद पुलिस की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर कड़ी टिप्पणी करते हुए एक बंदी की रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि आरोपी की गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से नहीं बताए गए और रिमांड प्रक्रिया में भी आवश्यक न्यायिक संतुष्टि दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने गिरफ्तारी मेमो और रिमांड आदेश दोनों को कानून के विपरीत मानते हुए निरस्त कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन होना चाहिए। राहुल गांधी मानहानि केस में नया मोड़, कोर्ट ने ट्रायल रिकॉर्ड तलब किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर नया घटनाक्रम सामने आया है। निगरानी अदालत ने ट्रायल कोर्ट से पूरे मामले का रिकॉर्ड तलब किया है। इससे पहले निचली अदालत राहुल गांधी का वॉइस सैंपल लेने की मांग वाली अर्जी खारिज कर चुकी थी। उस आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद अब सेशन कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 5 जून की तारीख तय की है। मामला एक पुराने राजनीतिक भाषण से जुड़ा हुआ है। ट्रकों से 3,000 वसूली का रैकेट बेनकाब, एसटीएफ ने 4 आरोपियों को दबोचा।
यूपी एसटीएफ ने वाराणसी में ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोप है कि गिरोह के सदस्य खुद को आरटीओ अधिकारी बताकर ओवरलोडेड ट्रकों से एंट्री फीस के नाम पर प्रति ट्रक 3,000 रुपये वसूलते थे। कार्रवाई के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और कई जिलों में फैला हुआ था। एसटीएफ अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और आर्थिक लेन देन की भी जाँच की जा रही है। आगरा में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, लाइब्रेरी में फंसे 100 छात्र बचाए गए। आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद भवन में रखे छोटे गैस सिलेंडरों में धमाके होने लगे, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। इमारत में संचालित लाइब्रेरी में मौजूद करीब 100 छात्र समेत अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। एनआईए के डिप्टी एसपी की सड़क हादसे में मौत, कंटेनर से टकराई बाइक। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डिप्टी एसपी ईशान मेहरा की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब उनकी तेज रफ्तार बाइक आगे चल रही कंटेनर से टकरा गई। दुर्घटना में उनके साथ मौजूद महिला मित्र भी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों दिल्ली से उत्तराखंड की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। सूर्या हत्याकांड में नया खुलासा, मुख्य आरोपी के पिता समेत 3 गिरफ्तार। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद के पिता नवाब समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि मामूली विवाद के बाद हत्या की साजिश रची गई थी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई अहम जानकारियां दी हैं। इससे पहले मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और हत्या के पीछे की पूरी साजिश की पड़ताल की जा रही है। प्रयागराज में बड़ा हादसा टला, 3 ट्रकों की टक्कर के बाद लगे भीषण आग। प्रयागराज के सोराव क्षेत्र में कानपुर वाराणसी हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। रविवार दोपहर 3 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची लपटों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस टीमों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रात की बात यह है कि घटनास्थल के पास मौजूद पेट्रोल पंप तक आग नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा विस्फोट हो सकता था। हादसे में जनहानि की सूचना नहीं है। बच्चों की खरीद फरोख्त का बड़ा खुलासा, अस्पतालों तक फैला था गिरोह। उत्तर प्रदेश में बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बरेली के आंवला क्षेत्र से जुड़े इस मामले में पुलिस ने 2 झोला छाप और 1 नर्स समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह अस्पतालों और निजी नेटवर्क के जरिए नवजात बच्चों की अवैध खरीद बिक्री करता था। मामले में मानव तस्करी की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह की सरगना एक नर्स है, जबकि अन्य आरोपी बच्चों की व्यवस्था और सौदेबाजी में शामिल थे। जाँच अभी जारी है। फ्लैट में मिला बुजुर्ग का शव, 3 दिन तक साथ रही बहन, रहस्य गहराया। कानपुर के लाजपत नगर स्थित एक अपार्टमेंट में उस समय सनसनी फैल गई जब एक फ्लैट से तेज दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची पुलिस को 69 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला, जबकि उनकी बहन दूसरे कमरे में जीवित अवस्था में मौजूद थी। पड़ोसियों ने महिला पर तंत्र मंत्र करने की आशंका जताई है। पुलिस ने महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जाँच जारी है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अलीगढ़ में लिफ्ट हादसा, प्रॉपर्टी डीलर की मौत, सुरक्षा पर सवाल। अलीगढ़ के गंगा जवाहर कॉलोनी स्थित एक अपार्टमेंट में दर्दनाक हादसे में प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खराब पड़ी लिफ्ट का दरवाज़ा अचानक खुल गया और अंदर प्रवेश करते ही व्यक्ति नीचे गिर गया। इसी दौरान ऊपर से लिफ्ट का हिस्सा गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लिफ्ट लंबे समय से खराब थी, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। घटना के बाद भवनों में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरसीबी बनी आईपीएल 2026 चैंपियन, विराट कोहली का सपना फिर हुआ साकार। आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर अपना दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया।
पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। टीम की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने सबसे ज़्यादा 50 रन बनाए। आरसीबी के लिए राशिक सलामडार ने 3 विकेट, जबकि भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड ने 2-2 विकेट झटके। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने शानदार बल्लेबाजी की और 5 विकेट शेष रहते मैच को अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने 75 रनों की अहम पारी खेलकर टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने इस पूरे टूर्नामेंट में 776 रनों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ऑरेंज कैप जीता है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।